हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है व्यक्त वाणी या बोलना। हम अपने भावों तथा विचारों को भाषा के द्वारा प्रकट करते हैं। कल स्कूल से आते समय रोहन सड़क पर गिर गया। उसके हाथों और पैरों में चोट लग गई। उसने घर आने पर अपनी माँ को दुर्घटना के विषय में बताया। उसने अपनी पीड़ा भाषा के द्वारा प्रकट की। कमल ने अपनी बहन को पत्र लिखकर अपनी पढ़ाई के विषय में बताया। उसकी बहन ने पत्र पढ़कर उसे समझ लिया। इस प्रकार उसने भी भाषा का सहारा लिया। जया ने अपने स्कूल की वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया। वहाँ उसे प्रथम पुरस्कार मिला। उसने घर आकर परिवार के सदस्यों को इसकी सूचना दी। उसने अपनी प्रसन्नता के भावों को भी भाषा के द्वारा ही प्रकट किया। मनुष्य अपने मन के भावों तथा विचारों को किसी न किसी तरह दूसरों तक पहुंचाता है। वह इन्हें संकेतों द्वारा भी प्रकट कर सकता है। एक छोटा बच्चा संकेतों के माध्यम से ही अपनी सभी बातें बताता है, किंतु संकेतों की एक सीमा होती है। इसलिए संकेतों द्वारा मन के सभी भाव और विचार प्रकट नहीं किए जा सकते। आइए एक बार हम परिभाषा जान लेते हैं भाषा की। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, लिखकर, सुनकर अथवा पढ़कर अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आइए अब भाषा के भेद जानें। भाषा के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। पहला भेद है मौखिक भाषा। बच्चों, भाषा का वह रूप है जिसके द्वारा व्यक्ति बोलकर अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है। अर्थात मौखिक भाषा भाषा का वह रूप है जिसके द्वारा व्यक्ति बोलकर अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है। जैसे बच्चों का आपस में बातचीत करना, समाचार वाचन, वाद विवाद करना, कहानी सुनना सुनाना, नेताजी का भाषण देना आदि, ये सब मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। जानने योग्य बात है कि मौखिक भाषा स्थायी नहीं होती, क्योंकि वो कब बोली जाए और उसको कब सुनकर सुनने वाला भूल जाए ये पता नहीं होता, इसलिए ये स्थायी नहीं होती है। दूसरा रूप है लिखित भाषा। भावों तथा विचारों को लिखकर प्रकट करना लिखित भाषा कहलाती है। जैसे पुस्तक, शिलालेख, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, ब्लैक बोर्ड पर लिखना, सामान के पैकेटों पर लिखे नाम दाम आदि। इसमें भी जानने योग्य बात यह है कि लिखित भाषा स्थायी होती है। इसके द्वारा ज्ञान के भंडार को सुरक्षित रखा जा सकता है, क्योंकि हम अपने इतिहास में जो भी घटित घटनाएं हैं उनके बारे में हमें जानकारी लिखित भाषा द्वारा ही मिली है, और हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी अपनी ये सारी जानकारियां लिखित भाषा के माध्यम से ही पहुंचाएंगे। और तीसरा रूप है भाषा का सांकेतिक भाषा। अपने मन के भावों व विचारों को संकेतों के माध्यम से प्रकट करना सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे यातायात सिपाही द्वारा संकेत देना या इशारा करना, व मूक बधिरों द्वारा इशारों से बातें समझाना, ये सब सांकेतिक भाषा है। अब इसमें भी एक जानने योग्य बात है, विशेष बात, कि व्याकरण में सांकेतिक भाषा का अध्ययन नहीं किया जाता, क्योंकि यह सर्वग्राह्य भाषा नहीं है, क्योंकि इस भाषा को मान्यता नहीं है हिंदी भाषा में। आइए अब समझते हैं कि बोली क्या है। एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। जैसे भोजपुरी, ब्रजभाषा, अवधी, बुंदेलखंडी आदि। बोली का साहित्य लिखित ना होकर मौखिक ही रहता है। बोली में मुहावरों, लोकोक्तियों, लोकगीतों, लोक कथाओं आदि का सौंदर्य देखा जा सकता है। भारत में 1652 बोलियां प्रचलित हैं। आइए जानें भाषा और बोली का अंतर, यानी कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो पहला अंतर है इनमें, भाषा व्याकरण के नियमों का पालन करती है जबकि बोली नहीं। और दूसरा अंतर,
भाषा का रूप मानक होता है लेकिन बोली का प्राय नहीं होता। तीसरा, भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है जबकि बोली का क्षेत्र छोटा होता है। और चौथा अंतर है, भाषा में साहित्य की रचना होती है जबकि बोली केवल उच्चारण तक सीमित होती है। और पांचवा अंतर है, भाषा का प्रयोग सरकारी कार्यों में किया जाता है जबकि बोली किसी क्षेत्र विशेष के सामान्य व्यवहार की भाषा है। तो चलिए अब जानें भारतीय भाषाएं कौन कौन सी हैं। भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ये इस प्रकार है: हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, मराठी, उड़िया, गुजराती, असमिया, कश्मीरी, कन्नड़, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मणिपुरी, कोंकणी, सिंधी, नेपाली, बोडो, संथाली, डोंगरी, मैथिली तथा उर्दू। आइए इसमें भी जानने योग्य बात जाने हम। प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भारत की राजभाषा है। विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। आइए अब जाने हम लिपि क्या है। आरंभ में भाषा केवल बोली जाती थी, इसका लिखित रूप नहीं था। धीरे धीरे इसके लिखित रूप की आवश्यकता अनुभव की गई। प्रत्येक बोली जाने वाली ध्वनि के लिए चिन्ह बनाए गए। इस प्रकार प्रत्येक भाषा अलग अलग प्रकार से लिखी जाने लगी। आइए एक बार लिपि की परिभाषा जान लेते हैं। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। आइए कुछ प्रमुख भाषाएं एवं लिपियों की जानकारी ले लेते हैं। जैसे भाषा है हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, इनकी लिपि है देवनागरी। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन भाषा की रोमन लिपि है। उर्दू भाषा की फारसी लिपि और पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि है। कश्मीरी भाषा की शारदा लिपि है। जानने योग्य बात है इसमें कि हिंदी विश्व की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। आइए अब हम जानेंगे व्याकरण के विषय में। प्रत्येक भाषा की अपनी व्यवस्था व नियम होते हैं। भाषा की व्यवस्था और नियमों को ही व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के द्वारा हमें भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूपों की पहचान होती है। इसी के द्वारा हम भाषा का मानक प्रयोग सीखते हैं। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना व पढ़ना सिखाता है। आइए एक बार इसकी भी परिभाषा जान लें। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान सीखते हैं। अब हम जानेंगे व्याकरण के अंग के विषय में। बच्चों, व्याकरण के निम्नलिखित 3 अंग होते हैं। पहला है वर्ण विचार। इस भाग में वर्णों के स्वरूप, भेद, प्रकार आदि के बारे में विचार किया जाता है। दूसरा है शब्द विचार। इस भाग में शब्दों के स्वरूप, भेद, प्रकार, लिंग, वचन आदि के बारे में विचार किया जाता है। और तीसरा है वाक्य विचार। इस भाग में वाक्य रचना, वाक्य भेद, विराम चिन्ह आदि के बारे में विचार किया जाता है। अब ध्यान देने योग्य बात है इस पाठ में, उन्हें जान लेते हैं एक बार। भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के 3 रूप हैं: मौखिक, लिखित व सांकेतिक। एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण के 3 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार व वाक्य विचार। उम्मीद करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।